हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में अपना हम चैप्टर 21 आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लास्ट पार्ट में मैंने आप लोग को मोड्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन, HIV टेस्टिंग, ये सारे टॉपिक्स करवा दिए थे। ठीक है, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ ऐड कर रखे हैं, वहाँ से जाकर अगर आप लोग देखेंगे तो लाइन वाइज आप लोग को सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप लोगों को अलग अलग वीडियोज़ और सबके पार्ट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे। और वैसे भी ये चैप्टर 21 काफ़ी बड़ा था तो मैंने इसके काफ़ी मल्टीपल पार्ट्स बनाए हैं, क्योंकि एक एक वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो इट्स बेस्ट कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए अलग अलग पार्ट्स बना देती हूँ। ठीक है, तो देखने वालों के लिए ईजी रहता है, आप लोगों के लिए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है अब यहाँ पर इन्फेक्शन थ्रू ब्लड। तो ब्लड के थ्रू कैसे HIV इन्फेक्शन फैल सकता है उस चीज़ के बारे में यहाँ बताया जाएगा। सिंस दिस वायरस लिव्स इन द ब्लड इट कैन ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें पता है कि ब्लड के थ्रू ये चीज़ फैल सकती है, ये इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, ब्लड में ये जो HIV वायरस होता है हमारे खून के अंदर ही तो होता है ना। तो अगर हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू हमें HIV हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द यूज़ ऑफ निडल्स, syringes, blades, knives and surgical instruments and the other precise instruments that have been used on an infected person। तो बेसिकली क्या है कि आप किसी भी तरह के अगर निडल्स हैं, सिरिंज हो गई, ब्लेड्स हो गई, फॉर एग्जांपल निडल्स एंड सिरिंज का हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं, हमें कुछ इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है, अगर अब तो खैर ये है कि बहुत स्ट्रिक्टली हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारे सामने सिरिंज है वो नया पैकेट खोल करके वही फ्रेश सिरिंज यूज़ कर रहा है हमें हमारे इंजेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, पहले ये सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, बट अब जो है काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं। अगर आप लोग नहीं रहते हैं तो बिल्कुल रहना चाहिए, कोई पुरानी सिरिंज यूज़ ना करें, क्योंकि अगर कोई HIV पॉजिटिव इंसान की वो सिरिंज यूज़ करी गई होगी और उसके बाद अगर आपको लगाया गया तो आप भी HIV पॉजिटिव हो जाओगे। ठीक है, और पता नहीं चलेगा, वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपको। ओके, एंड इसके अलावा ब्लेड्स हैं। ब्लेड्स फॉर एग्जांपल जैसे आदमी लोग जाते हैं ना दाढ़ी वगैरह बनवाने के लिए, तो अगर फॉर एग्जांपल वो दाढ़ी HIV पॉजिटिव इंसान था, उसका ब्लड उस ब्लेड पर लग गया है और उसके बाद अगर कोई हेल्दी पर्सन है, वही सेम ब्लेड अगर उस इंसान के ऊपर यूज़ की जाती है तो वो हेल्दी पर्सन भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, आपका अगर सर्जरी हो रही है तो डॉक्टर्स को ये सब सारी चीज़ों का बहुत टेक केयर करना होता है कि उसे अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ किया जाए, साफ़ किया जाए। ठीक है, कि अगर वो सेम इंस्ट्रूमेंट्स तो नए नए यूज़ नहीं कर सकते हर इंसान पे, है ना, तो वही सेम इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ हो रहा है तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो दूसरे तक ब्लड के थ्रू जो है दूसरा इंसान भी इन्फेक्ट हो सकता है। इफ़ दीज इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड ऑन हेल्दी पीपल विदाउट प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन इट मे कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, तो अगर ये सब इंस्ट्रूमेंट्स एक हेल्दी पर्सन के ऊपर यूज़ करे जाते हैं तो एक हेल्दी पर्सन भी इस इन्फेक्शन से पीड़ित हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे टैटू करवाना, ठीक है, ईयर पियर्सिंग करवाना, जैसे कान में छेद करवाते हैं ना, बाली वाली पहनने के लिए लड़कियां करवाती हैं, लड़के भी करवाते हैं खैर आजकल तो ये सारी चीज़ें, इन सब के थ्रू जो है HIV इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, intravenous drugs users are also at a great risk at the needles they share are rarely sterilized। ठीक है, तो बेसिकली वो जो लोग जो ड्रग्स लेते हैं एंड वो इंजेक्शन अपने निडल्स लगाते हैं, ठीक है, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, एक्चुअली मुझे इतना ये सब नहीं पता, बट ये है कि निडल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं वो ड्रग्स के लिए, तो वो स्टेरिलाइज्ड तो होती नहीं है। ठीक है, रेयरली ही स्टेरिलाइज्ड होती है, तो वो सब उन सब चीज़ों के थ्रू भी अगर वो निडल्स शेयर कर रहे हैं तो फैल सकता है ये इन्फेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्टेड मदर टू न्यू बॉर्न चाइल्ड। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वुमेन विद HIV इन्फेक्शन टू हर चाइल्ड बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ। Before birth it may be transmitted across the placenta to the fetus and during childbirth from the mother's blood and through breastfeeding. The chances of HIV passing on to the newborn child are about 30%। ठीक है, तो अगर एक माँ
मतलब एक औरत प्रेग्नेंट है तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटली वो बच्चा इन्फेक्टेड हो जाएगा HIV इन्फेक्शन से, ठीक है। दूसरा, आफ्टर बर्थ अगर ऐसा कुछ है कि माँ इन्फेक्टेड है बच्चा इन्फेक्टेड नहीं है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, माँ का दूध बच्चा पीता है, तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन थ्रू सेक्स। द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन इज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्स नॉट यूजिंग अ कॉन्डम। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा HIV फैलने का जो कॉमन रूट है वो है ड्यूरिंग सेक्स जो है ये इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है। और अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है स्पेशली तब, नॉट यूजिंग अ कॉन्डम। विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर, अगर एक पार्टनर इन्फेक्टेड है तो दूसरा पार्टनर भी इन्फेक्ट हो जाएगा। थ्रू चांसेस ऑफ इन्फेक्शन पर सिग्नल एक्सपोजर इज़ 0.1 to 1%, येट 80 to 90% ऑफ द वर्ल्ड्स HIV इन्फेक्शन आर थ्रू दिस मोड, ठीक है। तो मतलब 80 से 90% जो है इन्फेक्शन लोगों को HIV इन्फेक्शन थ्रू दिस मोड हुआ है। HIV is present in semen and the cervical and vaginal fluid of the infected person. This is why HIV has been described as the latest sexually transmitted disease, STD. इसीलिए HIV को जो है लेटेस्टली क्या बोला जाता है, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, क्योंकि इससे जो है सेक्स के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है लोगों के थ्रू फैला है। तो द प्रेजेंस ऑफ अदर STDs मेक द ट्रांसमिशन ऑफ HIV मच ईजियर। दिस मोड ऑफ HIV इन्फेक्शन कैन बी रूल्ड आउट टोटली इफ़ पीपल डिसाइड टू फॉलो सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन अबाउट HIV ट्रांसमिशन। There are certain myths about transmission of HIV infection. One should know that the HIV does not spread by casual contact such as. तो बेसिकली हमारे इसमें क्या बताया जाएगा कि क्या मिथ्स हैं, क्या मिसकॉन्सेप्शन है HIV ट्रांसमिशन को लेकर के। ऐसा नहीं है कि आप छू लोगे किसी HIV पॉजिटिव इंसान को तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वही सारी जो गलत फहमियाँ हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे पहला है शेकिंग एंड टचिंग और होल्डिंग हैंड, किसी से हाथ मिलाना, किसी को टच करना, हाथ पकड़ने से HIV इन्फेक्शन नहीं फैलता। बॉडी कांटेक्ट इन क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस से भी नहीं फैलता, ठीक है। मतलब क्राउडेड प्लेस पर हो, अगर आप धक्का मुक्की चल रही है, टच हो रहे हो आप, और कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उससे अगर आप टच हो जाते हो तो ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। और शेयरिंग कप, प्लेट्स एंड अदर ईटिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। बर्तन अगर आपस में आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, कप हो गया, प्लेट हो गया, इन सब से भी नहीं फैलेगा। वर्किंग इन द सेम प्लेस, एक ही साथ एक जगह पे एक छत के नीचे काम कर रहे हो, या प्लेइंग इन द सेम प्लेस, खेल रहे हो एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर। प्लेइंग और सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठे हो HIV वाले इंसान के साथ, तो भी ये सब चीज़ों से नहीं फैलता है ये, ठीक है। शेयरिंग क्लोथ्स, कपड़ा अगर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, खाना साथ में खा रहे हो, ठीक है। किसिंग एंड हगिंग और स्लीपिंग इन द सेम रूम, शेयरिंग टॉयलेट, बाथरूम फैसिलिटीज़ एंड स्विमिंग पूल, स्माइलिंग एंड लाफिंग टुगेदर। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं सारी मिथ हैं, मिसकॉन्सेप्शन है, मतलब कि गलत फहमियाँ हैं। इन जितनी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट दिया गया है इन सब के थ्रू HIV नहीं फैलता, ठीक है। ब्लड के थ्रू और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है एक तरह से ये, तो उसके अलावा क्या था, मदर टू चाइल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें एक मोड है ये इन्फेक्शन फैलने का। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेफ मदरहुड। ओके, तो फाइंड आउट द सिंबल्स ऑफ एड्स, ड्रॉ कलर पेस्ट एंड ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेफ मदरहुड। ऑल लाइव्स आर प्रीशियस इन अ फैमिली, एवरीबडी हैज़ द राइट टू बी हेल्दी। तो हर ज़िंदगी जो है कीमती है और हर परिवार में हर लाइफ और हर इंसान को जो है हेल्दी रहने का हक है। यू कैन बी हैप्पी ओनली इफ़ यू आर हेल्दी। आप खुश रह सकते हो अगर आप हेल्दी हो, ठीक है। जनरली हु इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग हाउस क्लीन, कुकिंग फॉर एवरीबडी, कलेक्टिंग वाटर एक्सेट्रा। जनरली जो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ये घर साफ़ रखने के लिए, ठीक है, खाना साफ़ सुथरा बनाने के लिए और सारी चीज़ें, मतलब टोटल घर का काम करने के लिए, येस इट्स अ वुमेन ऑफ द फैमिली। तो ये सारा काम जो है घर का कौन करती है, एक औरत करती है।
शी मे और मे नॉट बी हेल्प्ड बाय अदर्स प्रेजेंट इन द फैमिली। हो सकता है कि हर फैमिली का एक तौर तरीका रहन सहन अलग होता है। कुछ परिवारों में कुछ मॉडर्न लोग हैं, समझदार लोग हैं जो वुमेन की हेल्प करते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में। और आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे आदमी लोग बैठे रहते हैं, औरतें पूरा दिन लगी रहती हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू इन्वॉल्व एवरीबडी इन द हाउस वर्क, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन शी इज़ वर्किंग आउटसाइड द होम। तो ये चीज़ अच्छी आदत है अगर आप फैमिली में हर मेंबर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि कपड़े कौन धोएगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, चॉपिंग कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़, हर एक काम को जो है सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और सब लोग अपना अपना खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, ठीक है। और स्पेशली तब जब वुमेन जो है वर्किंग है, अगर वो बाहर जॉब भी कर रही है तो अकेले पूरा घर संभालने का बर्डन उसके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो स्पेशली एट अ टाइम व्हेन शी इज़ वर्किंग आउटसाइड द होम, सिक और गोइंग टू बी अ मदर, या तो बीमार है, ठीक है, या घर से बाहर जॉब वॉब कहीं कर रही है, या अगर वो माँ बनने वाली है। तो ये सारे मोमेंट्स उसके ऐसे होते हैं जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से नहीं निभा सकती, उसके लिए काफ़ी भारी पड़ता है। तो ऐसी जगह पर जो है एक औरत की हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए, मतलब फैमिली के मेम्बर्स जितने भी हैं सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सेफ मदरहुड। द सेफ मदरहुड इनिशिएटिव इज़ अ वर्ल्ड वाइड एफर्ट टू रिड्यूस मैटरनल mortality, डेथ ऑफ द मदर और मॉर्बिडिटी, इल हेल्थ, ठीक है, बीमारी मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो बेसिकली सेफ मदरहुड का क्या मतलब है कि एक माँ जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर जब माँ बनने वाली है और उसका 8वां महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, ठीक है, या इतना ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन है घर के चीज़ों का, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली सेफ मदरहुड में आती है। सो डू यू नो दैट आवर कंट्री इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर हाईएस्ट नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अकर्स। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा मैटरनल डेथ होती है, ठीक है, मतलब माँ की डेथ हो जाना, एक मदर की डेथ हो जाना। इन नॉर्थ अमेरिका इफ़ 4000 वुमेन आर प्रेग्नेंट, ओनली 1 वुमेन मे डाई। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो अगर 4000 औरतें प्रेग्नेंट हैं तो उसमें से शायद सिर्फ एक की डेथ हो जाती है। इन इंडिया इफ़ 132 वुमेन आर प्रेग्नेंट, लेकिन इंडिया में अगर 132 वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं तो 1 ऑफ देम मे डाई, ठीक है। तो 132 वुमेन्स में से एक औरत मर जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ बीमारी, इल हेल्थ, ठीक है, उसका टेक केयर ना करना ढंग से। सो कुड अंडर डेवलपमेंट बी द कॉज ऑफ दीज अनवांटेड डेथ्स। फ्रॉम द एज ऑफ अराउंड 14 ईयर्स टू अराउंड 45 ईयर्स वुमेन में गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। तो 14 साल की उम्र से लेकर के 45 ईयर्स ऑफ एज तक जो है एक औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। गेटिंग प्रेग्नेंट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, माँ बनना, प्रेग्नेंट होना जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में नॉट ऑलवेज रिमेन्स एज नेचुरल एंड ईजी एज एवरीवन एक्सपेक्ट, ठीक है। तो प्रेगनेंसी और बच्चा पैदा करना ये नहीं, मतलब देखो प्रेग्नेंट होना वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन प्रेगनेंसी और बच्चा पैदा करना हमेशा एक जैसा ऐसा नहीं होता है कि लोग इमेजिन करें कि अच्छा आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ओके कोई बात नहीं, बहुत ईजी रहा होगा, तकलीफ़ नहीं हुई होगी। तो ये सब सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम जितना ईजिली इसको सोचते हैं कि औरत ने टैकल कर लिया, इतना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, एक्चुअली में वो इतनी ईजी चीज़ नहीं है। ऑलराइट, इस प्रोसेस के दौरान, बच्चा पैदा करने के दौरान बहुत सारी औरतें दम तोड़ भी देती हैं, मर जाती हैं। तो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ may not always remain as natural and easy as everyone expect. All over the world, about 6 lakh women die yearly of pregnancy and childbirth related problems. ठीक है, तो 6 लाख के आसपास जो औरतें हैं पूरे वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी या बच्चा पैदा करने के दौरान जो है मर जाती हैं, ठीक है, चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो उनके साथ चल रही होती हैं सारी चीज़ें। और इन इंडिया अ टोटल ऑफ अबाउट 1 लाख वुमेन डाई ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एवरी ईयर। और हर साल अराउंड 1 लाख औरतें हिंदुस्तान में, इंडिया में मर जाती हैं बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, या कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चाइल्ड बर्थ के दौरान प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ ना कुछ की, जिसकी वजह से औरतें दम तोड़ देती हैं, ठीक है। मैनी मोर देन दिस नंबर सफ़र्स फ्रॉम सम परसेंटेज डैमेज, परमानेंट डैमेज
Safe motherhood teaches us about ways to reduce maternal and neonatal मदर एंड न्यू बॉर्न बेबी, मतलब बेसिकली माँ और नया बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी टेक केयर, उसका हाइजीन, उसकी हेल्थ बहुत मैटर करती है। और जिस तरह से हम बच्चे का ध्यान रखते हैं उसी तरह से, नहीं तो मैं कहूँगी शायद उससे भी ज़्यादा एक औरत का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पूरा 9 महीना वो कैसे वो अपना टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद उसका आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या हाल रहता है, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और इजी नहीं होता है ना, ये तो हमें भी पता है। तो मोरालिटी एंड मॉर्बिडिटी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक बेसिकली सेफ मदरहुड के अंडर आती है कि कैसे हमें औरतों को जो प्रेग्नेंट हैं या ड्यूरिंग बर्थ जो उनका हाल होता है वो सारी चीज़ों में हमें एफ़र्ट्स लगाने चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि कम से कम मेंटली तो उन्हें रिलैक्सेशन रहे, ठीक है। Okay, next, women should know the following to ensure safe motherhood। तो बेसिकली वुमेन को जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो पता होनी चाहिए ताकि वो इंश्योर कर सकें कि सेफ मदरहुड रहे। तो पहला है जैसे अवॉइडिंग अर्ली और लेट प्रेगनेंसी, जल्दी प्रेग्नेंट होना और देर से प्रेग्नेंट होना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बिफ़ोर जब वुमेन 14 साल की उम्र में रेडी, मतलब एक लड़की, वुमेन नहीं बोलूँगी, एक बच्ची 14 साल की उम्र में रेडी रहती है प्रेग्नेंट होने के लिए, ठीक है। हो सकती है प्रेग्नेंट, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उम्र उसके लिए वो चीज़ उसकी बॉडी उस हिसाब से अभी रेडी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। इसीलिए तो जैसे होता है ना कि बचपन में शादी करा दिया, छोटी सी बच्ची है प्रेग्नेंट हो गई, वो सब सारी चीज़ें बहुत गलत होती हैं। तो आफ्टर 18 26, 25, 24 और 27 साल की उम्र में जो वुमेन लड़की जो होती है सबसे बेस्ट एज होती है, ठीक है, कि 30 से पहले प्रेग्नेंट हो जाए, 30 तक भी प्रेग्नेंट हो जाए तो आराम से सब मैनेज हो जाता है। तो प्रेगनेंसी मस्ट बी अवॉइडेड बिफोर 18, 18 से पहले की प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए, एंड आफ्टर 35 to 37 ईयर्स, ठीक है। 35 और 37 के बाद जो है प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। इट इज़ अनसेफ फॉर बोथ द मदर एंड द चाइल्ड्स हेल्थ, तो माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी ये चीज़ रिस्की होती है, ठीक है, क्योंकि बॉडी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है औरत की आफ्टर 35 और 37, और 18 से पहले तो नाजुक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग द फैमिली, दिस मीन्स दैट देयर शुड बी अ गैप ऑफ मोर देन 2 years बिटवीन 2 pregnancies सो दैट द मदर्स बॉडी गेट टाइम टू रिकवर। तो अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो फैमिली प्लान करते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक बच्चा अभी पैदा हुआ है तो उसके बाद 2 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा करें, ठीक है। 2 साल से पहले नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी को रिकवर होने का टाइम चाहिए होता है, वो 9 महीना, उसके बाद प्लस तुरंत ही एक और प्रेगनेंसी, तो वो बॉडी शायद मैनेज ना कर सके, ठीक है। द चाइल्ड ऑल्सो गेट प्रॉपर केयर एंड अटेंशन ड्यूरिंग दिस टाइम, तो 2 साल के टाइम में जो पहला बच्चा है उसको टाइम भी मिल जाएगा ताकि उसका हम ठीक से टेक केयर कर सकें, ठीक है। और प्लानिंग द फैमिली ऑल्सो मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली टू 2 और 3, तो मतलब बेसिकली प्लानिंग भी इस तरह से करनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस जो हैं ठीक ठाक होने चाहिए, 2 या 3 इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। पहले के ज़माने की तरह नहीं 6-6, 7-7, 12-12 बच्चे, ठीक है, 1 दर्जन बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। Okay, next, any one of the following methods can be used to plan one's family. These are called method of contraception, ठीक है। तो ये जो मेथड है जो कि फैमिली को प्लान करने का जो मेथड है वो बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। एक है नेचुरल मोड्स, नेचुरल मोड में क्या है, इन द रिदम मेथड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू सेव द पीरियड ऑफ फीमेल्स एंड इन द coitus interrupts method the penis is withdrawn from the vagina before ejaculation. These are not very safe method and may result in an unwanted pregnancy. The safe period can be calculated with the help of the doctor at your nearest health center. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ मेथड्स बताए गए हैं, जैसे नेचुरल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, ठीक है, सर्जरिकल मेथड है, केमिकल मेथड, और ये सब सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ड्यूरिंग सेक्स जो है एक पार्ट
पार्टनर्स के बीच में जो है किस तरह से मैनेज करना होता है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं इन डिटेल। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार ऐसे रीड कर दे रही हूँ। मैकेनिकल मेथड है, नेचुरल मेथड नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। एक रिदम मेथड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है जो पार्टनर्स के बीच होता है। एंड मैकेनिकल मेथड में जैसे यूज बाय मेल्स में क्या है, द कॉन्डम अ थिन रबर ट्यूब worn over the penis prevents the sperm from entering the vagina after ejaculation. Condoms are available at the chemist's shop, ठीक है। Used by females में क्या है, a diaphragm or the intra-uterine device IUD are used inserted into the vagina by a doctor. They prevent a pregnancy from occurring. IUD is commonly known as copper T, ठीक है। इन सब के बारे में अगर इन डेप्थ आप लोगों को देखना है तो आप लोग गूगल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका इन डिटेल सारी चीज़ें बता दिया जाएगा। एंड केमिकल मेथड्स में क्या है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म किलिंग क्रीम जेली आर अप्लाइड इन द वजाइना। दे आर ऑल्सो अवेलेबल एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, दवाई के तौर पर भी आती है, विच हैव बीन टेकन डेली बाय द फीमेल्स। सर्जिकल मेथड्स में क्या है, दीज आर मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड आर permanent in nature. So in vasectomy for males, the vas deferens is cut and tied at both ends. The tubectomy for females, the fallopian tubes are cut and tied at both ends. Third है during pregnancy. It is extremely important to take adequate care of the woman during pregnancy, delivery and childbirth. The following precautions must be taken for safe motherhood, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑब्वियसली हमें ध्यान रखना होता है एक वुमेन का बहुत ज़्यादा, डिलीवरी से लेकर के बच्चा पैदा होने तक, ठीक है, प्रिकॉशंस लेने होते हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर सेफ मदरहुड। एक मिनट में देखूं कितना टॉपिक हमारा बचता है। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने होते हैं, प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर सेफ मदरहुड। अ क्वालिफाइड नर्स डॉक्टर मस्ट बी कंसल्टेड फॉर केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर प्रिपरेशन और फॉर द टाइप ऑफ डिलीवरी टू बी एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो बेसिकली एक क्वालिफाइड और अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो पहले ही मतलब बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बता देते हैं किस तरीके से डिलीवरी होगी, उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी हो जाती है। मेंटली इंसान जो वुमेन होती है वो प्रिपेयर भी रहती है कि हाँ ऑपरेशन होना है, नॉर्मल डिलीवरी होगी, कैसे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेसिकली इसमें सब प्रिकॉशंस बताए गए हैं। तो नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन skilled at normal delivery is important at the time of delivery. She must also known when to refer this woman to a hospital where blood transfusion and surgical procedure can be carried out if necessary, ठीक है। तो बेसिकली एक इंसान का, स्किल्ड इंसान का जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो कैसे, उसमें भी बहुत ट्रिकी चीज़ होती है, वो भी कैसे बच्चा पैदा करना है, ठीक है। तो शी मस्ट ऑल्सो नो व्हेन टू रेफ़र दिस वुमेन टू अ हॉस्पिटल। तो एक डॉक्टर को ये भी पता होना चाहिए कि एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है अब कब उसे यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ आ जाना चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए फॉर द डिलीवरी, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सर्जिकल प्रोसीजर जो है, जो भी प्रोसेस होता है सर्जिकल प्रोसेस, वो कैसे होना है। ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी भी सर्जरी हो जाती है कई बार, ठीक है, अगर नेसेसरी है तो। तीसरा है द न्यूबॉर्न बेबी मस्ट बी केप्ट क्लीन। जो न्यूबॉर्न बेबी है साफ़ सुथरा रहना चाहिए। एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड मस्ट बी कट एंड टाइड। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो भी सावधानी के साथ, केयर के साथ कट करके उसे टाइट करना होता है, गीट लगानी होती है। देन केप्ट क्लीन सो द बैक्टीरिया कैन नॉट एंटर। तो उसे साफ़ सुथरा भी रखना होता है ताकि किसी भी तरह का बैक्टीरिया उसमें ना हो, इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल बिकॉज अर्ली ब्रेस्ट मिल्क गिव्स नेचुरल इम्यूनिटी टू द चाइल्ड। तो ब्रेस्ट फीडिंग जितना जल्दी हो सके बच्चे को करवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है वो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। ऑल्सो डर्टी बॉटल्स में कॉज इन्फेक्शन एंड डायरिया। तो बॉटल्स, अगर बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है तो वो भी ध्यान रखना होता है कि बॉटल्स हाइजीनिक हो और गंदगी ना हो, साफ़ सुथरी हो, ठीक है। तो उसमें अगर
इन्फेक्शन है, गंदगी है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रखा है बॉटल्स में, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, तो ये सब काफ़ी केयर करने वाली चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग एक बार गूगल करके अपने साइट से देख लीजिएगा। ठीक है, इन डेप्थ मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर फाइनली ख़त्म, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर था ये, मुझे इसको वीडियोज़ में कई सारे पार्ट्स बनाने पड़े मुझे इस चैप्टर के। खैर फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो गया है एंड आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल कहीं पे डाउट होता है तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, तो वहाँ से आप लोग मुझे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मैं जल्द लेकर आऊँगी, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। काफ़ी बच्चों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मांगे हैं, ठीक है, फॉर योर एग्ज़ाम्स, तो मैं लेकर आऊँगी वीडियो जल्दी से जल्दी। और भी चैप्टर्स पे वर्क कर रही हूँ मैं। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है, तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और बच्चों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।